बजट केवल आय व्यय का ब्यौरा भर नहीं होता है, सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का आईना भी होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की है। जनता ने चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर भ्रष्टाचारी और दमनकारी रमन सिंह की जगह भूपेश बघेल को अपना सीएम बनाकर स्थापित किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नेता बदल गए, नीतियाँ वही पुरानी है। 2.5 दशक पहले की उदारीकरण नीति को भूपेश बघेल ने बदलने में कोई कदम नहीं उठाया है। और जब नीतियां नहीं बदली तो आम जनता की नियति कैसे बदलेगी, ये सवाल आज फिर से जनता के सामने है। हम यह बात इसलिए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ बजट में भाजपा के समतुल्य कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 90,910 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 21,597 करोड़ रुपए कृषि व अन्य संबंधित क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,000 करोड़ कर्ज माफी का है। यदि इस राशि को अलग कर दे तो कृषि संबंधित कार्यों के लिए पिछले बजट से भी कम राशि होगी। इससे स्पष्ट है कि यह बजट कृषि और किसान केंद्रित होने का केवल दिखावा करता है। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। यह क्षेत्र भाजपा काल से ही निजीकरण का शिकार है। शिक्षा के निजीकरण ने गरीब तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाना दूभर कर दिया है। भाजपा ने जहां अपने कार्यकाल में आउटसोर्सिंग के जरिए इस क्षेत्र के निजीकरण को एक नई ऊंचाई दी, वहीं कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया है। 300 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए जरूर देने की बात कही, लेकिन यह भविष्य की गर्त में है। भाजपा कांग्रेस की ऐसी नीतियों के कारण ही छत्तीसगढ़िया गरीबी की दलदल में फंसने को मजबूर है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 45% दलित आदिवासी आबादी के लिए किए गए आवंटन की। इस समुदाय की उपयोजना के लिए पिछले वर्ष 20,465 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मुद्रास्फीति को गणना में ले तो वास्तविक आवंटन में कोई खास वृद्धि नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को पेंशन, कांग्रेस के ये 2 प्रमुख चुनावी वादे थे। लेकिन प्राथमिकताएं नहीं बदली तो इनके लिए फंड जुटाना मुश्किल था। प्रदेश के असंगठित मजदूर, योजना कर्मी, शिक्षा और संविदा कर्मी, संविदा मजदूरों और मध्यम वर्ग कर्मचारियों की भाजपा से नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला, लेकिन उनकी मांगों और समस्याओं का हल करने के लिए यह बजट कोई भरोसा नहीं जगाता है। रसोईया मजदूरों की मजदूरी में केवल 300 रुपये की वृद्धि की गई और 6 घंटे काम के लिए 50 रुपये रोजी दी जा रही है। यह केवल महंगाई के दौर में न केवल हास्यास्पद है बल्कि उन्हें बंधुआ मजदूर बनाए रखता है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए कोई बड़ी योजना या नीति बजट में स्पष्ट नहीं है। इससे हम यह मानकर चल सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ऐसे में हम आपको फिर से विधानसभा चुनाव की ओर ले जाना चाहेंगे, जिससे कि चुनावी रणभेरी में उतरी तमाम पार्टियों के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर की यह बातें आपको हमेशा याद रह सके। क्योंकि चुनाव में जहां तमाम राजनीतिक दल केवल वोट बटोरने के लिए लोक लुभावन बातें कर रहे थे, उन सब के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ही ऐसे लीडर थे जो नीतियों पर, देश के बजट पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं रोजगार की बातें कर रहे थे। पुनः स्मरण के लिए मैं माफ़ी आप लोगों से चाहूँगा, लेकिन भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को चुनने वाले दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को यह स्मरण कराना जरूरी है। क्योंकि जब तक इन वर्ग के लोग संगठित होकर एक नीतिवान लीडर की बात नहीं मानेंगे, उनका कल्याण नहीं हो सकेगा। क्योंकि लोक कल्याण और मानव उत्थान की नीतियों पर काम करने वाले बहुत कम लीडर आपको इस देश में दिखाई देंगे। कृषि क्षेत्र में ये जो आप कह रहे हैं ना, राजनांदगांव वाले कौन टिकम किसान नेता, उनके लिए कह रहा हूं, टिकम जी को अकल थोड़ा जगह पे लाओ, मेरी बात को समझो अच्छे से। अभी आपका किसान आंदोलन पूरा नहीं है, टिकम जी को कह रहा हूं मैं। और ये बात मैं अभी आपको क्लियरली बोल रहा हूं ओपनली कि आपकी किसान नीति अधूरी है। टिकम जी को कह रहा हूं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से ज्यादा अच्छी किसानों की नीति किसी के पास नहीं है। मेरा मैसेज पहुंचाओ टिकम जी के पास में। और अभी जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि छत्तीसगढ़ में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो राज्य का जो पार्ट है, वो राज्य का जो पार्ट है उसको अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे तरह से लागू करेगी, जिससे कृषि एक उद्योग बने और उस उद्योग का फायदा सबसे ज्यादा किसानों को हो, और जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो गांव का क्षेत्र है, उसमें रोजगार क्रिएट हो, किसान को उसकी फसल का जो है वो फायदा हो, भारत के अंदर छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन बढ़े और वो जो है कृषि एक एग्रीकल्चर हो। ये पहला पार्ट जो है एपीआई इस नीति को लागू करेगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जितने भूमिहीन लोग हैं, वो भूमिहीन लोगों को 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर जमीन, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट यदि बनती है तो 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर जमीन जो है एपीआई की गवर्नमेंट उन्हें देगी। और यदि जमीन अवेलेबल नहीं है तो सीलिंग लॉ से निकाल कर देगी
अगर उसके बावजूद भी जमीन अगर अवेलेबल नहीं है तो 10 लाख का वन टाइम फिक्स डिपॉजिट कर देगी और उन भूमिहीन परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट में दिया जाएगा या प्राइवेट कंपनी में दिया जाएगा। ये एपीआई की पहली नीति होगी जो कृषि और रोजगार से संबंधित है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, छत्तीसगढ़ के बजट को जो 86,000 करोड़ का बजट है, उस बजट को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बनाया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुरी बात मत मानिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे हैं, उस अच्छाई का ज्यादा फायदा यहाँ के नेताओं ने और अधिकारियों ने निकाल लिया है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे कान सुनकर पक गए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये बात मेरे कान सुनकर पक गए। कोई बोलता है सर कॉन्ट्रैक्ट में 60% हमको देना पड़ता है, कोई कहता है कि मंत्रियों के पास थैलियां भर के जाती है। बैंक वाला मिले, बैंक वाले बोले सर बैंक से 2000 की नोट कम हो गई है चुनाव के पहले। किसी ने मुझे बताया कि सरकार की ये जितने गोडाउन है तो शराब सरकार बेचती है। ये तो एकमात्र राज्य में देख रहा हूं देश में जहां शराब सरकार जो है वो बेचती है। शिक्षा को प्राइवेट को दे रही है और सरकार शराब बेच रही है। क्या वंडरफुल सरकार है रमन सिंह जी। यह सरकार जो पहली बार देखा हूं मैंने ऐसी देश में कि जो शिक्षा को तो कहती है प्राइवेट चलाए और सरकार की दुकान हम चढ़ाएंगे। एक वो भी है राजस्थान की चीफ मिनिस्टर, सीएम नॉट अवेलेबल आफ्टर 9 PM। छत्तीसगढ़ के बजट को यदि टैक्स चोरी को कम किया जाए, यदि करप्शन को कम किया जाए तो छत्तीसगढ़ का बजट 1.25 लाख करोड़ का बनाया जा सकता है। 86,000 करोड़ से 1.25 लाख का बनाया जा सकता है। और मैं रमन सिंह जी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा हूं कि आपको सरकार चलाना नहीं आता और आपने हर साल लगभग 40-50 हजार करोड़ रुपए का टैक्स यहां पर छत्तीसगढ़ में छोड़ा है अपने लोगों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए या जातीय पूंजीवादियों के लिए। तो इसलिए एपीआई की सरकार यदि आती है तो 1.25 लाख करोड़ का बजट बनेगा और उस 1.25 लाख करोड़ के बजट में 30% से ज्यादा बजट SC/ST के लिए रिजर्व किया जाएगा और 30% से ज्यादा बजट ओबीसी के लिए और माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व किया जाएगा। वो रिजर्व किया जाएगा SC/ST सब प्लान में, ओबीसी के सब प्लान में, और वो पैसा और किसी काम पे डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, केवल SC/ST, ओबीसी और माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। ये बजट का इकोनॉमिक्स का हमारा दूसरा नीति होगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। शराबबंदी तीसरी महत्वपूर्ण बात है। 24/7 पुलिस कर्मियों के परिवारों को हम जो छुट्टी और प्रॉपर स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, ये चौथी महत्वपूर्ण बात है। पांचवी बात, मैं सर्टिफिकेट की बात ऑलरेडी बोल दिया है कि आरक्षण, बैकलॉग और सर्टिफिकेट की समस्या को जो है, कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या को एपीआई की सरकार हल करेगी। और ओबीसी के साथियों को यह कहना चाहता हूं कि रमन सिंह ने खुद स्टडी किया, 14% से 27% होना चाहिए, ये कमेटी का रिपोर्ट भी था, लेकिन रमन सिंह ने अपने रहते 27% आरक्षण ओबीसी का नहीं किया। लेकिन मैं ओबीसी के साथियों को छत्तीसगढ़ में कहना चाहता हूं कि एपीआई की सरकार यदि बनेगी तो मैं ओबीसी का रिजर्वेशन 27% नहीं 40% करूंगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण एपीआई की सरकार 40% करेगी, जो है 32% ट्राइबल का रिजर्वेशन, 13% या 16% जो पुराना आंकड़ा था, यदि वो आंकड़ा मैच हो जाता शेड्यूल कास्ट का तो वो शेड्यूल कास्ट का 16% किया जाएगा। और क्योंकि ओबीसी लगभग 50% छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ओबीसी को 40% जो है रिजर्वेशन करेगा। और आप चिंता मत करो, मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वानी केस में कहा था कि आरक्षण 50% से बढ़ाया नहीं जा सकता। नागराज के रिपोर्ट में कहा था कि 50 से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरा ये झगड़ा आप लोगों के साथ नहीं, मेरा झगड़ा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के भी साथ है कि यदि छत्तीसगढ़ में 95% SC/ST ओबीसी है तो आरक्षण 50% क्यों? ये कौन सा न्याय का आपका डिसीजन है? इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ में कानूनी तौर पर फाइट कर लूंगा और ऐसा कानून बनवाऊंगा छत्तीसगढ़ में कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाएगा तो वो भी उसको स्टक डाउन नहीं कर पाएगा। इस तरह का जो है मैं लॉ जो है छत्तीसगढ़ में बनवाऊंगा, 40% जो है आरक्षण दूंगा। छत्तीसगढ़ ये पहला राज्य होगा देश का जहां 84% आरक्षण होगा। तमिलनाडु से ज्यादा 84% आरक्षण जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर होगा।
ये महत्वपूर्ण छठवीं मेरी जो है वो पॉलिसी में आपको बता रहा हूं। उसके बाद 1,80,000 पंचायत शिक्षा कर्मी। मेरे पंचायत शिक्षा कर्मी लोगों, जाओ अपने नेताओं से पूछो। मेरे पास जब वो नागपुर आए और 4 महीने के अंदर जो आपकी 14 साल की समस्या थी, जो 1997 से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा रेगुलर सर्विस कैसी होगी, हमारा प्रमोशन कैसा होगा, हमारा पेंशन कैसे मिलेगा, आपके लीडर्स जब मेरे पास नागपुर में आए आज से 9 महीने पहले, तो मैंने उनको रास्ता बताया और मैंने आपके लिए एक बिल बनाकर तैयार करके रखा है और मैं असेंबली में मॉनसून सेशन में लाने वाला था। मुझसे डरकर अमित शाह के प्रेजेंस में रमन सिंह जी को डिक्लेयर करना पड़ा कि हम पंचायत शिक्षा कर्मी को जो है वो परमानेंट करेंगे। ये मुझसे डरकर रमन सिंह ने किया, पर अभी तक उसका कानून नहीं बनाया। अगर कानून नहीं बनाया तो फिर बोल देगा कि अब लागू नहीं हो सकता। इसलिए आपको डरने की चिंता नहीं, रमन सिंह जी तो जाने वाले हैं। इसके बाद उनको रायपुर में नहीं बैठना है, एक क्लिनिक अच्छी खोल के दो। ईएनटी के डॉक्टर थे, नाक कान चेक करेंगे। वो ईएनटी के डॉक्टर थे, नाक कान चेक करेंगे और इनकी सबकी नाक कान बहरे हो गए हैं बीजेपी वाले। मैं इतना बोल रहा हूं, इनको किसी को सुनाई नहीं आ रहा। विजय मानकर इतना बोल रहा है, इनको सुनाई नहीं आ रहा है। तो सही में मोदी जी से लेकर सारे बीजेपी के लोगों का कान जो है वो खराब हो गया है, आंखें खराब हो गई है। रमन सिंह जी, अभी आपकी जरूरत जो है वो रायपुर में नहीं है। एक अच्छी से जो है वो क्लिनिक लगाओ, चाहे राजनांदगांव में लगाओ, चाहे दिल्ली में लगाओ, और सारे बीजेपी के लोगों के विशेषतः कान और आंख चेक करो कि एपीआई इतना इनको बोल रही है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं 1,80,000 पंचायत शिक्षा कर्मी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं। एपीआई की सरकार आती है तो एक विशेष लॉ बना के आपको परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, एक कैडर बनाया जाएगा और आपको पेंशन भी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये मेरा वादा है पंचायत शिक्षा कर्मियों के साथ में। उसके साथ मेरे पास में नर्सेस लोग आई, स्वास्थ्य शिक्षा कर्मी के लोग आए, उनकी भी समस्या है, उनकी भी इसी तरह की समस्या है। उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनको प्रमोशन नहीं, उनको पेंशन नहीं। उनके लिए भी जो एपीआई सरकार ने अपनी नीति अभी वचन में डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको भी परमानेंट करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा कर्मी को। ये बात मैं आप लोगों को अभी वचन दे रहा हूं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में संविदा के बहुत सारे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बहुत सारे कर्मचारी हैं, 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। जॉब परमानेंट है लेकिन उनको टेम्पररी रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी संविदा के जो है कर्मचारी है, जिनको 3 साल से ज्यादा हो गया और अगर वो पोस्ट परमानेंट किस्म की पोस्ट है, तो ऐसे तमाम संविदा के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर में संविदा के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ ये भारत का पहला राज्य होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट होगा। ये पहला राज्य होगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रास्ते से जो है वो डेवलप होगा। एपीआई की सरकार छत्तीसगढ़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो स्टेट बनाएगी। ये मैं आप लोगों को अभी वचन देता हूं। और इसके साथ जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री का अच्छे से उद्योगों का डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो उद्योग वाले हैं, जिंदल है, अंबानी है, कौन मित्तल है, टाटा है, क्या है नहीं मालूम। एक दिन मैंने रायगढ़ में कहा था, शायद ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ये एबिस फेबिस जो है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक बार कहा था रायगढ़ में, आप ये जो गलत काम कर रहे हो, आदिवासी की जमीन छीन रहे हो, ओबीसी की जमीन छीन रहे हो, उनको मार्केट रेट से मुआवजा नहीं दे रहे हो, उनको मैनेजमेंट में नौकरी नहीं दे रहे हो, और ये कह रहे हो कि हम छत्तीसगढ़ में जमीन तो ले लेंगे, हम खनिज संपदा तो ले लेंगे, लेकिन आपको इसका मुआवजा नहीं देंगे, आपको नौकरी भी नहीं देंगे। तो मैंने रायगढ़ में वार्न किया था, याद रखना, आपका पाला राहुल गांधी से नहीं और नरेंद्र मोदी से भी नहीं है। एक अच्छे से याद रखना प्राइवेट सेक्टर के लोगों कि मैं आपकी कंपनियां बंद करा दूंगा अगर ऐसा काम आपने किया। मैं आपकी कंपनियां बंद करा दूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं, और मेरी ताकत को यदि देखना है तो 22 सितंबर को क्या हुआ ये देख लो कि प्रधानमंत्री को ऑर्डर देना पड़ा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में अफर्मेटिव एक्शन SC/ST को जो है लागू करो। 22 तारीख को जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, अगर आप मेरी पिटीशन उठाकर देख लो, 15 सितंबर 2016 की और 5 सितंबर 2018 की, और मैंने जो केंद्रीय सचिवालय से, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से जो प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के मंत्रियों को डांट लगाई,
और सीआईआई फिक्की एसोचैम के लोगों को भी डांट लगाई। उस डांट का और मेरी पिटीशन का यह नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ा कि मीटिंग लगाओ और अभी के अभी SC/ST का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की शुरुआत करो। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर अब ये नहीं चलेगा। आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं जानता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों को लेबर में लेते हो, उनसे जो है मोल मजदूरी का काम करवाते हो और मैनेजमेंट के अंदर बिहार से लाते हो, बंगाल से लाते हो, आंध्र से लाते हो, तमिलनाडु से लाते हो, गुजरात से लाते हो। अब ये नहीं चलेगा। अब API की सरकार यदि आती है तो छत्तीसगढ़ की हर इंडस्ट्री में टॉप से लेकर बॉटम तक 80% केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट, केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। और उसमें भी विशेषता SC/ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। ये API की गवर्नमेंट की अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी होगी। इसके साथ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का राज्य है, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, यहां बहुत बड़े पैमाने पर 5वीं अनुसूची की लैंड है, तो छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची, पेसा लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, DMF, ट्राइबल सब प्लान, ये 5 चीजों का पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात मैं आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज भारत के इतिहास में मैं पहला लीडर हूं जिसने सबसे बड़ा एक काम किया है। क्या काम किया है? आज तक भारत के हिस्ट्री में कभी भी जो काम नहीं हुआ वो काम मैंने किया है। क्या काम किया है? एक MP ना होते हुए, एक संसद ना होते हुए, मैंने संसद को 2 जो है बड़े महत्वपूर्ण बिल बनाकर दिए। कौन से 2 बड़े महत्वपूर्ण बिल बनाकर दिए? कि आदिवासी जो इस देश का मूल निवासी है, जो जल जमीन जंगल का मालिक है, लेकिन आज वो एक्चुअल में मालिक नहीं है, उसको कैसे मालिक बनाया जा सकता है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में ILO कन्वेंशन 169 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2006 के तहत भारत के संविधान में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए और कानून में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे ग्राम सभाओं को ये पावर मिले। क्या पावर मिले? कि जो जमीन आदिवासियों की है वो जमीन उनको सरकार को या कंपनीज को देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय करने का राइट ये केवल ग्राम सभा को होगा और किसी को नहीं होगा। ये जो है वो मैंने दिया। और उसके साथ इस बिल में ये प्रोविजन है कि यदि ग्राम सभा परमिशन देती है और अगर कोई भी कंपनी वहां लगती है या कोई भी माइंस या खदान वहां लगती है तो उसमें कम से कम 20% का शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाएगा। 20% का शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाएगा। मैंने संसद को ऑलरेडी ये बिल दिया और मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लोगों से, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों से ये विनती करता हूं कि आपने बहुत दिनों तक अब जो है धोखा खाया है, बहुत दिनों तक गोली खाई है, बहुत दिनों तक अपमान सहा है। ये छत्तीसगढ़ आपका है, ये छत्तीसगढ़ गोंडवाना लैंड है। अब उठो, जागो और सारे आदिवासी मिलकर अपनी सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर बना लो। विजय मानकर आपको 90 में से 45 टिकट दे रहा है, 90 में से 45 टिकट दे रहा है। रिजर्वेशन की 29 सीट्स, लेकिन मैं आपको 45 टिकट दे रहा हूं। जाओ, उठो और अपनी सरकार बना लो और इस छत्तीसगढ़ का मालिक बन जाओ। साथ में शेड्यूल्ड कास्ट, OBC, माइनॉरिटीज और सबको लोकल बिना भेदभाव के सरकार चला लो। ये फॉर्मूला मैंने लाया। मैं आपको शेयर होल्डर बनाना चाहता हूं। ये बिल ऑलरेडी मैंने पार्लियामेंट को दिया, लेकिन उसके लिए मेंबर पार्लियामेंट जिताना पड़ेगा। अब ये चुनाव असेंबली का आएगा, इसलिए MP कैसे जिताना उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में API की सरकार यदि आती है तो ये तमाम चीजें जो 5वीं अनुसूची, पेसा लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड ट्राइबल सब प्लान, इसके ऊपर पूरा तरह से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और आदिवासी कल्चर, बाबा गुरु घासीदास जी और बालक दास जी के जो स्पॉट्स है वो, और जो बुद्धिस्ट साइट्स थे यहाँ पर सिरपुर वगैरह, और जो संत गुरुओं के जितना कल्चर है उसको जो है वो बगैर भेदभाव के डेवलप किया जाएगा। ये तमाम नीतियों को यदि इंप्लीमेंट किया जाए, पूरी तरह से अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीछे से दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। छत्तीसगढ़ ये तीसरा अमीर राज्य है और यदि तीसरा अमीर राज्य ये देश में है
तो सारे डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये पहले 5 में आ सकता है। ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं। ये नीति लेकर मैं आपके पास आया हूं। इस नीति को हम राइटिंग में डिक्लेयर करेंगे। 16 तारीख के आसपास ये नीति आपके पास होगी, 16 या उसके बाद थोड़ा सा ये नीति आपके बीच होगी। आप लोगों को एक काम करना है, मेरे संदेश को लेकर जब तक चुनाव का आखिरी वोट नहीं पड़ता, जब तक आखिरी वोट की काउंटिंग नहीं होती, मेरा संदेश लेकर घर घर तक जाओ, मेरा संदेश लेकर बुजुर्गों में जाओ, युवाओं में जाओ, महिलाओं में जाओ, शांत मत बैठो और ये संदेश बताओ कि मानकर साहब ने जो अनेक अंगों मग्गों का मार्ग निकाला है, जो अंबेडकरिज्म की नीति दी है, उससे छत्तीसगढ़ सबसे उत्तम हो सकता है। और यदि कोई शराब में आपका वोट खरीदना चाहे, कोई मुर्गा भात में आपका वोट खरीदना चाहे, तो आपसे एक बात कहता हूं कि यदि आपको कोई मुर्गा भात देने के लिए कहे, 500 रुपए देने के लिए कहे, उसको बुलाओ, घर में बुलाओ और बोलो बेटा कितने दिन से आप भूखा हो हमको बताओ, आप कितने दिन से भूखे हो बताओ। आप हमको मुर्गा भात खिलाना चाह रहे, हम अमीर नहीं होंगे लेकिन हमारे घर में जो है कल का बासी जो है वो कौन सा भात है, दही भात है, कौन सा भात बोलते हैं आप उसको, हाँ बासी भात जो भी है या सूखी रोटी है, वो उसको दे दो और उसको बोलो ये 500 रुपए अपना वापस रखो, मेरा 50 रुपए भी लेकर जाओ साथ में, लेकिन इसके बाद कभी मेरा वोट खरीदने मत आना, क्योंकि अब हम अपना वोट बेचेंगे नहीं। अब हमारी नजर आपके 500 रुपए पर, 5000 के नोट पर नहीं, अब हमारी नजर 125 लाख करोड़ के बजट पर है। अब हमारी नजर 125 लाख करोड़ के बजट पर है और हम छत्तीसगढ़िया लोग, हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, हम छत्तीसगढ़ के तमाम लोग अब मिलके अपनी सरकार बनाएंगे और वो सरकार भारत में बेस्ट होगी, ये हम चलाकर दिखाएंगे। ये स्वाभिमान जिस समय आप में जागेगा तब जाके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होगा, तब जाके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होगा। अदरवाइज आप बोलते रहोगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़िया सबसे